नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे रतन टाटा जी के बारे में, उनके लाइफ ऑफ लीडरशिप, फिलैंथ्रोपी और विजन के बारे में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। भारत के सबसे प्रभावशाली उद्योगपतियों और परोपकारी लोगों में से एक रतन टाटा का 9 अक्टूबर 2024 को मुंबई में 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। रिमार्केबल ग्रोथ और ग्लोबल एक्सपांशन के दौर में टाटा ग्रुप का नेतृत्व करने वाले टाटा ने एथिकल बिजनेस लीडरशिप और समाज में महत्वपूर्ण योगदान की विरासत छोड़ी। उनकी मृत्यु भारतीय उद्योग में एक युग का अंत है, लेकिन उनका प्रभाव निस्संदेह टाटा ग्रुप के काम और उनके परोपकारी प्रयासों के माध्यम से जारी रहेगा। Early life and education. रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 में बॉम्बे, ब्रिटिश भारत में हुआ, जिसे अब मुंबई नाम से जाना जाता है। रतन टाटा का जन्म भारत के सबसे प्रमुख परिवारों में से एक टाटा परिवार में हुआ था, जिसे भारत के सबसे बड़े ग्रुप टाटा ग्रुप की स्थापना और नेतृत्व के लिए जाना जाता है। उनके पिता नवल टाटा और मां सूनी कमिसारीट जब वे सिर्फ 10 साल के थे तब अलग हो गए। अपने माता पिता के अलग होने के बाद रतन और उनके भाई नोएल का पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया, जिन्होंने औपचारिक रूप से उन्हें गोद लिया था। उनकी वंशावली प्रसिद्ध टाटा परिवार से जुड़ी है, जिसकी स्थापना जमशेदजी टाटा ने की थी, जिन्होंने भारत के सबसे बड़े ग्रुप टाटा ग्रुप की स्थापना की थी। रतन टाटा के पालन पोषण ने उन्हें ईमानदारी, विनम्रता और समाज की सेवा के मजबूत मूल्यों से परिचित कराया, जो मूल्य टाटा ग्रुप के उनके नेतृत्व को परिभाषित करेंगे। टाटा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कैंपियन स्कूल, मुंबई, उसके बाद कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल और बिशप कॉटन स्कूल, शिमला से प्राप्त की। बाद में उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने से पहले न्यूयॉर्क शहर में रिवरडेल कंट्री स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। बाद में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में दाखिला लिया, जहां उन्होंने 1975 में एक एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। रतन टाटा फैमिली ट्री. टाटा फैमिली ट्री भारत के सबसे प्रमुख औद्योगिक परिवारों में से एक की वंशावली का प्रतिनिधित्व करता है, जो टाटा ग्रुप के माध्यम से व्यापार और समाज में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। जमशेदजी नुसरवानजी टाटा, वे टाटा ग्रुप के संस्थापक हैं, जो भारत का सबसे बड़ा ग्रुप है। उनकी दूरदर्शिता और उद्यमशीलता की भावना ने एक वैश्विक व्यापार साम्राज्य बनने की नींव रखी। उनका विवाह हीराबाई डब्बू से हुआ था। दोराबजी टाटा, जमशेदजी टाटा के सबसे बड़े बेटे के रूप में, वे टाटा ग्रुप के दूसरे अध्यक्ष के रूप में अपने पिता के उत्तराधिकारी बने। उन्होंने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया और ग्रुप के संचालन का विस्तार किया। उन्होंने मेहरबाई टाटा से विवाह किया, जो भारत के एक प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक होमी जे भाभा की चाची होने के कारण उल्लेखनीय थी। रतनजी टाटा, वे जमशेदजी टाटा के छोटे बेटे थे और उन्होंने परिवार की व्यावसायिक विरासत में योगदान दिया। उनका विवाह नवाजबाई टाटा से हुआ, जिन्होंने परिवार के जीवन में एक प्रभावशाली भूमिका निभाई। नवाजबाई टाटा को नवल टाटा को गोद लेने के लिए जाना जाता है, जो उनका जैविक बच्चा नहीं था। नवल टाटा, वह नवाजबाई टाटा के गोद लिए बेटे थे। वह रतन टाटा और नोएल टाटा के पिता बने, जिन्होंने टाटा की विरासत को अगली पीढ़ी तक जारी रखा। फैमिली एंड पर्सनल लाइफ. भारत के सबसे योग्य कुमारे लोगों में से एक होने के बावजूद रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि वे 4 बार शादी करने के करीब पहुंचे, लेकिन आखिरकार हर बार अलग अलग कारणों से पीछे हट गए। लॉस एंजल्स में मिले एक लड़की के साथ उनका गहरा रोमांटिक रिश्ता था, लेकिन पारिवारिक दायित्वों और 1962 के भारत चीन युद्ध के कारण लड़की के माता पिता उसे भारत भेजने के खिलाफ थे। वे इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पाए। Hi, my name is Atulya. I work in digital communication. My question is really simple. What excites you the most? That's the most difficult question that's been asked this evening. How can I say that publicly? रतन टाटा और अभिनेत्री सिमी ग्रेवाल के बीच एक स्पेशल बॉन्ड की भी रिपोर्ट्स थीं, जिन्होंने उन्हें एक सज्जन व्यक्ति के रूप में वर्णित किया, जिसमें सेंस ऑफ ह्यूमर और विनम्रता की भावना बहुत अच्छी थी। इन रिश्तों के बावजूद रतन टाटा जीवन भर अविवाहित रहे। उन्हें कुत्तों से बहुत प्यार था और उनके पास 2 कुत्ते थे, टिटो और मैक्सिमस।
पारिवारिक परंपरा को जारी रखते हुए उन्होंने सुनिश्चित किया कि आवारा कुत्तों को टाटा ग्रुप के मुख्यालय बॉम्बे हाउस में आश्रय मिले, खासकर मानसून के मौसम में। Last year on February 6, 2018, Prince Charles wanted to give Ratan Tata the Lifetime Achievement Award for Philanthropy at Buckingham Palace. Yes. Everything was set. It was under the auspices of the British Asian Trust. I reached London on the 2nd or the 3rd of February, and there were 11 missed calls from Mr. Tata. Yeah. So I said, God, what's happened? So I'm picking up my bags at Heathrow from the conveyor belt, and I called Mr. Tata. I said, what's happened? He says Tango and Tito, his dogs. Yes. One of them had fallen terribly ill. Yes. He's saying, I can't leave him and come. So sensitive. I said, Mr. Tata, Prince Charles has organized this Lifetime Achievement Award. Yes. He didn't come. He didn't come. And you know what Prince Charles said? Yes. He says, that's a man. रतन टाटा के पास सब कुछ था, लेकिन एक बात का अफसोस उन्हें हमेशा रहा, जिसका जिक्र उन्होंने अपने मैनेजर शांतनु के स्टार्टअप गुड फेलोज के लॉन्च के दौरान किया। उन्होंने कहा, आप नहीं जानते कि अकेले रहना कैसा होता है। आपको इसका एहसास तब तक नहीं होगा जब तक आप खुद के लिए समय बिताने के लिए मजबूर न हो। रतन टाटा ने कहा कि जब तक कोई वास्तव में बूढ़ा नहीं हो जाता, तब तक उसे बूढ़ा होने का एहसास नहीं होता। Leading Tata Sons, Visionary Leadership. रतन टाटा का टाटा ग्रुप में प्रवेश चुनौतियों से रहित नहीं था। 1991 में उन्होंने टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में JRD टाटा का स्थान लिया। उस समय ग्रुप की कई कंपनियों ने उनके नेतृत्व का विरोध किया, क्योंकि वे दशकों से शक्तिशाली अधिकारियों द्वारा संचालित की जा रही थीं। रतन टाटा ने मैंडेटरी रिटायरमेंट एज स्थापित करके और टाटा ग्रुप के अंतर्गत आने वाली कंपनियों से सेंट्रल ऑफिस को रिपोर्ट करने की मांग करके ग्रुप में डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर का एक नया स्तर लाया। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने महत्वपूर्ण परिवर्तन और विस्तार की अवधि देखी। ग्लोबल एक्विजिशंस, टाटा मोटर्स ने जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण किया, टाटा स्टील ने एंग्लोडेड स्टील मेकर कोरस का अधिग्रहण किया और टाटा टी ने प्रतिष्ठित ब्रिटिश ब्रांड टेटली का अधिग्रहण किया। टाटा नैनो, उनकी सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक टाटा नैनो का निर्माण था, जो दुनिया की सबसे सस्ती कार थी, जिसका उद्देश्य भारतीय मिडिल क्लास के लिए कार खरीदने को और अधिक सुलभ बनाना था। अध्यक्ष के रूप में उनके 21 वर्षों के दौरान टाटा ग्रुप का राजस्व 40 गुना से अधिक बढ़ा और लाभ 50 गुना से अधिक बढ़ा। टाटा के रणनीतिक निर्णयों ने ग्रुप को एक बड़े पैमाने पर डोमेस्टिक ग्रुप से एक ग्लोबल पावर हाउस में बदल दिया। रतन टाटा ने अपनी निजी बचत स्नैपडील, टी-बॉक्स और cashkaro.com में निवेश की। उन्होंने ओला कैब्स, शियोमी, नेस्टवे और डॉगस्पॉट में भी निवेश किया। Successor at Tata Group. रतन टाटा ने 75 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 28 दिसंबर 2012 को टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उनके उत्तराधिकारी साइरस मिस्त्री को 2012 में नियुक्त किया गया। हालांकि कानूनी और बोर्डरूम झगड़े के बाद मिस्त्री को 2016 में बाहर कर दिया गया और टाटा अंतरिम अध्यक्ष के रूप में वापस आ गए। रतन टाटा सहित एक चयन समिति ने अंततः 12 जनवरी 2017 को नटराजन चंद्रशेखरन को टाटा सन्स का नया अध्यक्ष चुना। चंद्रशेखरन टाटा ग्रुप के शीर्ष पर बने हुए हैं, जो टाटा के दृष्टिकोण के तहत कंपनी की नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं और विकास की परंपरा को जारी रखते हैं। Philanthropic Legacy. रतन टाटा का प्रभाव व्यवसाय से कहीं आगे तक फैला हुआ है। वे परोपकार के हिमायती थे, खास तौर पर शिक्षा, चिकित्सा और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में। उनके कुछ सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में शामिल हैं टाटा ट्रस्ट। रतन टाटा ने भारत के सबसे बड़े परोपकारी संगठनों में से एक टाटा ट्रस्ट के माध्यम से चैरिटेबल कार्यों की देखरेख की। उनके नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट ने भारत और विदेशों में कई सामाजिक कार्यों में योगदान दिया। एजुकेशनल इनिशिएटिव्स, उन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स की सहायता के लिए टाटा स्कॉलरशिप फंड के लिए कॉर्नेल यूनिवर्सिटी को $28 मिलियन कंट्रीब्यूट किया। उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को एक एग्जीक्यूटिव सेंटर के लिए $50 मिलियन और कॉग्निटिव सिस्टम्स और ऑटोनॉमस व्हीकल्स में रिसर्च के लिए कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी को $35 मिलियन का योगदान दिया। हेल्थ एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, टाटा ट्रस्ट ने टेक्नोलॉजी और हेल्थ में अत्याधुनिक रिसर्च के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बॉम्बे और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलुरु जैसे इंस्टीट्यूशंस को महत्वपूर्ण फंड मुहैया कराया।
Ratan Tata's net worth. अपनी सफलता के बावजूद रतन टाटा ने कभी भी व्यक्तिगत संपत्ति अर्जित करने पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। टाटा ग्रुप की अधिकांश संपत्ति ट्रस्टों में रखी गई है जो धर्मार्थ कार्यों के लिए लाभ पहुंचाते हैं। 2024 तक उनकी व्यक्तिगत कुल संपत्ति लगभग 3,800 करोड़ रुपए डॉलर में 450 मिलियन होने का अनुमान है। हालांकि टाटा ग्रुप के ट्रस्टों की सामूहिक संपत्ति अरबों में है, जो उन्हें सामाजिक भलाई के लिए एक शक्तिशाली बल बनाती है। Awards and recognitions. रतन टाटा के योगदान ने उन्हें कई पुरस्कार और प्रशंसाएं दिलाई हैं, जिनमें भारत के 2 सर्वोच्च नागरिक सम्मान शामिल हैं। 2000 में वे पद्म भूषण से और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित हुए थे। रतन टाटा के निधन के बाद उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ रही है। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार ने कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित किया है। इसमें केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है कि रतन टाटा को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाए। इन प्रतिष्ठित पुरस्कारों ने उद्योग और समाज दोनों में उनके योगदान को मान्यता दी, जिससे भारत के सबसे महान नेताओं में से एक के रूप में उनकी भूमिका की पुष्टि हुई। Famous quotes by Ratan Tata. मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता। मैं निर्णय लेता हूं और फिर उन्हें सही बनाता हूं। यदि आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलें, लेकिन यदि आप दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ चलें। शक्ति और धन मेरे 2 मुख्य दाव नहीं हैं। कोई भी लोहे को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसका अपना जंग नष्ट कर सकता है। इसी तरह कोई भी व्यक्ति को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसकी अपनी मानसिकता नष्ट कर सकती है। जीवन में उतार चढ़ाव हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईसीजी में भी सीधी रेखा का मतलब है कि हम जीवित नहीं हैं। लोग आप पर जो पत्थर फेंकते हैं उन्हें लें और उनका उपयोग स्मारक बनाने के लिए करें। मूल्यों और नैतिकताओं के अलावा, जिनके अनुसार मैंने जीने की कोशिश की है, मैं जो विरासत छोड़ना चाहता हूं वह बहुत सरल है कि मैं हमेशा उस चीज के लिए खड़ा रहा हूं जिसे मैं सही मानता हूं। Ratan Tata's passing and his lasting legacy. आसाम का बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। आज आसाम दुनिया को बता सकता है कि इंडिया का एक छोटा स्टेट वर्ल्ड पावर्स में ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए आज इनॉग्रेट करना चाहता है। रतन टाटा का 9 अक्टूबर 2024 को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उम्र संबंधी बीमारियों के कारण निधन हो गया। दुनिया भर से श्रद्धांजलि दी गई। उद्योगपति हर्ष गोयनका ने उन्हें बीकॉन ऑफ इंटेग्रिटी यानी ईमानदारी का प्रतीक कहा। नैतिक नेतृत्व की उनकी विरासत, टाटा ग्रुप को वैश्विक स्तर पर विस्तारित करने में उनकी भूमिका और परोपकार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने भारत के व्यापार परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है। तो दोस्तों, ऐसे थे हमारे रतन टाटा जी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।